वहाँ तो ताली पिटौल हो रहा है भाई। अनिल विज कहेंगे मैं मुख्यमंत्री, सैनी कहेंगे मैं मुख्यमंत्री, राव इंद्रजीत कहेंगे मैं मुख्यमंत्री, खट्टर कहेंगे मैं मुख्यमंत्री। वहाँ गुटबाजी नहीं है। इस चुनाव के परिणाम को हरियाणा की जनता भी पचा नहीं पा रही है, भाजपा के नेता भी पचा नहीं पा रहे हैं। मैंने सुना कि 3 बार मुख्यमंत्री की जो ओथ सेरेमनी है वो रद्द हुई है। अभी 17 कह रहे हैं, लेकिन 17 को होगी भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं राव इंद्रजीत कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं और राव इंद्रजीत कहीं अन्य धड़े में जाके मिल के कहीं मुख्यमंत्री सीधे न बन जाएं। भाजपा शासन का दुरुपयोग करके चुनाव परिणाम पलट दिए गए और अब देखो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं ये राव इंद्रजीत। अगर 8 विधायकों को लेके शिफ्ट हो जाएं तो आपको लग रहा है कि सरकार बना पाएंगे? कांग्रेस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन राव इंद्रजीत अगर स्वतंत्र रूप से किनारे एक गुट बना लें तो मुझे तो लगता है कि सरकार कहीं और ही चली जाएगी। के चंगुल से मुक्त करेंगे, वो स्वतंत्र हो जाएं, उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग भाजपा छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन एक भाजपा के ऐसे व्यक्ति ने बोला कि योगी ने सिस्टम का दुरुपयोग नहीं होने दिया यूपी में, इस वजह से भाजपा 62 से 37 पे आ गई। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता था कि हरियाणा भाजपा हारने जा रही है, वो ठिकरा उनके सर फूट जाएगा, इसीलिए छोड़ के वो हट गए। पोस्टर देख लीजिए, अभी भी बहुत सारी होर्डिंग्स लगी होंगी। उन होर्डिंग में प्रधानमंत्री जी टॉप में जो 10-12 लोगों की फ़ोटो है, उसमें एक छोटी सी फ़ोटो उनकी भी है। जब लोग वोट करने के लिए हरियाणा में लाइनों में खड़े थे, उसी दिन किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफ़र हुआ। मैं ये मानता हूं कि टीएन सेशन होते तो सबसे पहले तो सिस्टम को बैन कर देते और निष्पक्ष चुनाव के लिए वो किसी भी हद तक जाते। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बीजेपी की पार्टी को रद्द कर देते, उसका रजिस्ट्रेशन को किया, और जब फिर से ओपन हुई तो वो 99% चार्ज थी। और एक इत्तेफाक और हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। हरियाणा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से रिजल्ट आया, कांग्रेस के लिए निराशा। वहीं बीजेपी अभी भी सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही है और सुनने में आ रहा है कि 17 तारीख को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके पहले तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आखिर कौन सीएम बनेगा, इस चीज़ को लेकर के आप देख सकते हैं कि नायब सिंह सैनी एक तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री बनाने का नायब सिंह सैनी को दावा किया जा रहा है, वहीं पर अनिल विज और भी तमाम जो लोग हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। अहिरवाल पट्टी के गुट अलग निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री बना सकती है उन्हें बीजेपी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा हरियाणा में। और इसके पहले हरियाणा के चुनाव को लेकर के कांग्रेस जिस तरीके से सवाल उठा रही है, तमाम चीज़ों को लेकर के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है, उन्हीं चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं बनारस से आए हुए वैभव त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जानते हैं कि सर कैसा देखते हैं इस चुनाव को। सवाल इस पे है कि एक तरफ लोकतंत्र और दूसरी तरफ तंत्र। तो हरियाणा के चुनाव से मुझे एक ही चीज़ लगती है कि तंत्र जीत गया और लोकतंत्र हार गया। हरियाणा में जवान, किसान, पहलवान और सबसे ऊपर संविधान, यही मुद्दे थे। हरियाणा बदलाव चाहता था, लेकिन अचानक से क्या ऐसा हुआ कि परिणाम अलग हो गए। बीजेपी के लोग खुद सरेंडर कर चुके थे। बीजेपी के लोग कह रहे थे, बहुत सारे प्रभारी ऐसे रहे जो हरियाणा में प्रभारी रहे विभिन्न जगहों के, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं जी, अब 10-15 सीट 20 सीट यही मिलेगी भाजपा को। सुबह तक भाजपा में सन्नाटा था, दोपहर के बाद तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि उस तंत्र का, वो उस डिवाइस का क्या, जो 12 घंटे काम करके आई और जब फिर से ओपन हुई तो वो 99% चार्ज थी। और एक इत्तेफाक और हुआ, संयोग है या प्रयोग है ये जनता जाने। जब डिवाइस ओपन हुई तो उसकी बैटरी 99% थी। जिन जिन डिवाइसों की बैटरी 99% थी वहाँ भाजपा जीत गई, और जहाँ 40-50%, 60% थी वहाँ कांग्रेस जीत रही है।
एक बात है। लेकिन ये तो शुरू से होता आया है कि कांग्रेस पार्टी जो है या विपक्ष में जितने लोग हैं, अखिलेश यादव की पार्टी जो है, जब भी चुनाव हारती है तो एक तरफ जो है तुरंत ठीकरा फोड़ने लग जाती है पूरे सिस्टम को लेकर के, मशीन को लेकर के। आखिर क्या हारने के बाद ही ये सब होता है? नहीं, हम पहले भी कह रहे हैं हम्म, कि हमारा मुद्दा साफ है, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। हम उस सिस्टम को बदल देने के पक्षधर हैं जिस पे जनता को भरोसा नहीं है। और सबसे पहले अगर सिस्टम का बात की जाए, मशीन की बात की जाए, तो वो आडवाणी जी ने सवाल उठाया था। हम आज भी कहते हैं हरियाणा में चुनाव हम हारें या जीते होते, लेकिन जो सवाल जनता का है, केंद्र सरकार इसको बंद कर सकती है। तो केंद्र सरकार जब इसको बंद कर सकती है, तो केंद्र में हमारी सरकार होती तो हम तो बंद कर चुके होते, तुरंत बैन कर देते। हम उस बात को मानते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष है कि नहीं है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, जनता की नज़र में निष्पक्ष हो, जनता ये माने तो बात है। अब क्या है कि चुनाव आयोग के कुछ पूर्व अधिकारी डिबेट्स में बैठते हैं, वो कहते जाओ कोर्ट। जानते हैं ये कोर्ट की धमकी कौन देता है? ये कोर्ट की धमकी हमेशा चोर दिया करता है, जिसको ये लगता है कि कोर्ट से कुछ होगा नहीं, जाओ। ये लोकतांत्रिक सवाल है, हमारे मताधिकार का सवाल है। एक बात और निकल के आई मतगणना के दौरान, जिन पोस्टल वोटों की बात की जाए, वहाँ जब पोस्टल वोटों की गिनती हो रही थी तो वहाँ पूरे हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस आगे थी। तो जो पोस्टल वोट थे उसी हरियाणा के उन्हीं परिवारों के लोगों ने भी तो दिया था, और उनके परिवार के और लोग क्या उनसे अलग मत रखते थे? ये सवाल है। एक परिवार का एक मुखिया है जो कि नौकरी में है और पोस्टल मत से वो अपना वोट कर रहा है, और उसके परिवार की, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के बाकी लोग उसके खिलाफ हैं। ये मुझे तो नहीं लगता। कमोबेश जो पारंपरिक परिवार हैं वहाँ ऐसा तो नहीं होता। परिवार का एक मत होता है, मत वो किसी को दे सकते हैं, वो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन सामान्यतया ये देखा गया है कि मत, पूरे परिवार का जो मत होता है वो एक साथ होता है। तो ऐसा कैसे हो गया? उन्हीं परिवारों के लोग जब पोस्टल वोट कर रहे हैं तो वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, तो वो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी परेशानियां हैं, तो उस परेशानियों से परिवार भी जूझ रहा है। वो बदलना चाहते हैं सरकार। कैसे हो गया कि उनके घर के, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उन्होंने किसी और को मत कर दिया, वोट कर दिया? ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिनेश संभव। फोगाट जुलाना से जीत जाती हैं 6000 वोटों से, और वहीं पर दूसरी जगह हार हो जाती है कांग्रेस। कांग्रेस की नहीं, इसकी देखिए, निजी हार मानते हैं या नहीं मानते? मैं इस बात को ऐसे देखता हूं हम्म, कि अगर कहीं हम जीत गए, हम्म, वहां सिस्टम से छेड़छाड़ अगर नहीं हुई, तो इसकी गारंटी तो नहीं है कि किसी और जगह सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं होगी। होगी कि नहीं? इस बात की गारंटी लोगे आप कि अगर एक जगह सिस्टम में गड़बड़ी नहीं हुई तो दूसरे जगह भी उसकी वजह से नहीं होगी। अरे हर जगह गड़बड़ी संभव है, एक जगह नहीं हुई दूसरी जगह हो सकती है। ये सवाल भाजपा के कई प्रवक्ता डिबेट में भी कहते हैं। रायबरेली तो जीत गए, अमेठी तो जीत गए। अरे अमेठी रायबरेली जीत गए इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे देश में आपने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं की। जहां हम जीत गए वहां आपने छेड़छाड़ नहीं की, हम जीत गए, और जहां आपने छेड़छाड़ की वहां हार गए। सवाल ये बड़ा है कि 2024 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक समीक्षा बैठक हुई थी। उस समीक्षा बैठक में एक बात निकल के आई, भाजपा के नेताओं ने खुले मंच से कहा कि हमको प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, इस वजह से यहाँ 43 सीटें इंडिया जीता और हमारी सीटें कम हो गई। अब उस सवाल पे जरा सा गौर फरमाइए। प्रशासन का अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। प्रशासन का कौन सा सहयोग आपको चाहिए था? किसी भी राजनीतिक दल को प्रशासन का कौन सा सहयोग चाहिए होता है?
आप बताओ भाई, चुनाव में तो प्रशासन निष्पक्ष होना चाहिए, और भाजपा कह रही है कि नहीं जी हमको प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। जो छेड़छाड़ होनी थी सिस्टम से, वो सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं हुई, इस वजह से वहां 43 सीटें इंडिया जीत गया और ये घसक के नीचे चले गए। इसके बाद भी तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हुई थी धांधली। बिल्कुल हुई थी, जहां नहीं हो पाई वहां भाजपा हार गई, जहां हुई वहां भाजपा जीत गई। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाजपा हर जगह सिर्फ धांधली से ही जीत गई, कुछ जगह वो अच्छे से अपने से भी जीत गए होंगे, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस सवाल पे ये बात होनी ही चाहिए, चर्चा होनी ही चाहिए। क्या हम अपने लोकतंत्र को एक डिवाइस के हवाले कर देंगे? लेकिन सबूत मांगा जाता है जब कोई कुछ ऐसा आप बात कहते हैं तो हमेशा बीजेपी की तरफ से सबूत दो कि आखिर कैसे आप कह सकते हैं कि सिस्टम से गड़बड़ी हुई। ये तो हमेशा कोर्ट में भी प्रूफ हो गया और तमाम चीजें कही गई। नहीं, कोर्ट में क्या प्रूफ हो गया? कोर्ट ने कह दिया कि नहीं सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, हैक नहीं हो सकता डिवाइस। ऐसा तो नहीं हुआ, हुआ कहीं? हैकाथॉन करते हैं, सुनिए, हैकाथॉन करते हैं और कहते हैं 5 मीटर दूर से आप हैक करके दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूं, कुछ डिवाइसें आप हमको दे दो, एक आध महीने बाद हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, हैक करके दिखा देंगे। इसका कोई मतलब है क्या? डिवाइस बिना छुए, मैं तो ये कहता हूं ना, आप कहते हो कि हैक नहीं हो सकता, मैं आपको कहता हूं कि हैक नहीं हो सकता, ये चुनाव आयोग साबित करे। एक बार फिर इस चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव के बाद सिस्टम पे सवाल उठ रहा है, आप भी सवाल उठा रहे हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी हुई, धांधली हुई। तो आखिर अभी जो मौजूदा स्थिति है, इस स्थिति में क्या लगता है? कांग्रेस के नेता तो चुनाव आयोग के पास गए तमाम शिकायतें लेकर के, क्या होने वाला है? अब ये तो चुनाव आयोग को दिखाना है, वो चुनाव आयोग बताएगा क्या करेगा। क्या निष्पक्षता से चुनाव आयोग हमारी बातों को सुनता है, क्या उसका समाधान निकालता है। पहले क्या था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश का एक चुनाव, मायावती की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे बड़े बड़े हाथी के मूर्ति पूरे लखनऊ भर में लगाए, और भाजपा के लोगों का ये आरोप था कि ये हाथियां हर चौराहे पे खड़े होके बसपा के लिए वोट मांग रही हैं। तो क्या वो हाथियां सच में बसपा के लिए वोट मांग रही थी? नहीं मांग रही थी, मुझे लगता है नहीं मांग रही थी। लेकिन तत्कालीन जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे SY कुरैशी, जब भाजपा के लोग उनसे मिले और ये शिकायत दी तो उन्होंने कहा देखिए जी, हमारी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि किसी भी पार्टी को ये ना लगे कि उसकी बात नहीं सुनी गई या उसका समाधान नहीं हुआ। टाट पट्टियों से सभी हाथियों को ढका गया। ये थी निष्पक्षता चुनाव आयोग की, पारदर्शिता चुनाव आयोग की। हमारे उन विचारों के लिए जब हम ये बात कहते हैं कि 99% चार्ज मशीन में भाजपा जीत रही है, 50% जो चार्ज मशीन है उसमें कांग्रेस जीत रही है, क्या चुनाव आयोग इस बात पे जांच करके हमको संतोषजनक जवाब देगा या समाधान बताएगा? तो वो बड़ा सवाल हो जाता है। पूर्व जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, वो कहते जाओ कोर्ट। एक डिबेट में मुझसे कहा एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने कि आप कोर्ट जाओ। तो मतलब चुनाव आयोग एक चुनाव का पार्टनर के रूप में, एक पार्टी के रूप में खड़ा हो गया है, ना कि निष्पक्ष एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में हो। मुझे तो ये लग रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर सिस्टम में छेड़छाड़ नहीं भी है तो क्या ये सवाल खड़े नहीं होने चाहिए कि लोगों को जब भरोसा नहीं है। डेमोक्रेसी एट रिस्क एक मोटी सी किताब लिखी थी, GBL नरसिम्हा राव आज राज्यसभा में सांसद हैं और भाजपा के तत्कालीन सुप्रीम लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी। मतलब वो देश को गुमराह कर रहे थे, यही माना जाएगा ना। तो जिन देशों ने इस सिस्टम को बनाया उन देशों में इस सिस्टम को बैन कर दिया गया। क्यों? वो हमसे ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत स्थिति में है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन वो मानते हैं
कि पेपर ट्रेल जो है, वो मैनुअल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, बजाय उसके कि एक सिस्टम पे भरोसा किया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि मशीन को बिना छुए भी हैक किया जा सकता है, बिना छुए भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण अगर बात करें तो यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर मंगलयान गया हमारे देश का, और वहाँ पहुँच के हमारे वैज्ञानिक यहीं से कंट्रोल करते हैं ना, कोई तार नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। चंद्रयान अभी सफल हुआ, उसको भी हमने यहाँ से कंट्रोल किया। तो इन बातों के लिए क्यों नहीं सवाल खड़ा होना चाहिए? ठीक है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही होगा ना कि दोबारा से क्या चुनाव होना चाहिए आप मांग करते हैं, या फिर क्या आप चाहेंगे क्या कुछ हो? देखिए, ऐसा है कि एक वाकया मैं बता के इस बात को कहना चाहूँगा कि 2017 में यूपी चुनाव हुआ था, उत्तराखंड चुनाव हुआ था और पंजाब का। पंजाब में कांग्रेस जीती थी, उत्तराखंड और यूपी में भाजपा। तत्कालीन लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के स्वर्गीय अरुण जेटली जी जिंदा थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में जीत गए तो वहाँ सिस्टम ठीक है, और यूपी और उत्तराखंड हार गए तो वहाँ सिस्टम खराब है। तो जो एलओपी थे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस का पक्ष रखते हुए उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कहा था कि अगर इस बात के लिए मोदी सरकार और लीडर ऑफ द हाउस जेटली जी राजी हैं कि दोनों जगह के चुनाव पे बात हो रही है, तो हम पंजाब की सरकार विड्रॉ कर लेते हैं, आप यूपी उत्तराखंड की सरकार विड्रॉ कर लीजिए और तीनों जगह मतपत्र से वोट कराइए। सरकार भाग खड़ी हुई। तो कुछ तो है, डर नहीं होता। और एक और जनता का सवाल है, बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे कहा, उन्होंने ये बात कही कि वाकई अगर मोदी जी की इतनी लहर है, भाजपा का इतना मजबूत संगठन है और भाजपा ने बहुत विकास किया हो, तो एक बार मतपत्र से भी करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आखिर क्या कारण है कि ये सरकार भाग रही है? हरियाणा चुनाव के संदर्भ में एक बात और मुझे याद आई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन इस सरकार ने किया है मोरल ग्राउंड पे। वैसे टेक्निकली वो कहते हैं कि केंद्र सरकार की स्कीम चलती रहेगी। जब लोग वोट करने के लिए हरियाणा में लाइनों में खड़े थे, उसी दिन किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हुआ। क्या ये मोरल ग्राउंड पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या वो एक दिन बाद नहीं हो सकता था? हो सकता था कि नहीं? तो ये एक तरीके से सरकारी सिस्टम के माध्यम से नोट के बदले वोट इम्पोज भी किया गया जनता के खाते में, मोबाइल में। फिर वहां लाइनों में लोग बातचीत कर रहे थे। नहीं, बैंक करता, सरकार के कहने पे करता है कि अचानक से बैंक को याद आया कि हरियाणा में चुनाव है इसलिए आज कर दो, ऐसा नहीं ना है। सरकार जब कहती है तब ना वो पैसा ट्रांसफर होता है, एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं, बहुत सारे भाजपा के साथी और चुनाव आयोग के लोगों ने कहा कि ये पुरानी स्कीम थी जी, ये नई स्कीम नहीं है, तो ये एमसीसी का उल्लंघन कैसे? तो एक बात और आती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके मोदी सरकार ये कहती है कि जब विधानसभाओं में, नगर पालिकाओं में, हर जगह जब चुनाव होता है तो हमारा कार्य बाधित होता है। मतलब वो एक तरफ ये मानते हैं कि विधानसभा चुनाव होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम बाधित होता है। दूसरी तरफ वो इसी बाधा को नजरअंदाज करते हुए चुनाव के वोटिंग के दिन पैसा ट्रांसफर करवाते हैं। ये दोनों कैसे? या तो वन नेशन वन इलेक्शन जो कह रहे हैं, ये एमसीसी की वजह से पूरे देश का काम प्रभावित होता है, तब तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात होनी चाहिए। या अगर नहीं बाधित होता है तब हरियाणा में जो पैसे ट्रांसफर हुए वो जायज है। एक तो उसमें गलत है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। और अगर बात कर लें चुनाव को, तो मैं मानता हूं कि आज पुनः टीएन सेशन की आवश्यकता है इस देश को।
अन्यथा इस तानाशाह सरकार के इस कार्यकाल में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुझे एक खबर याद आई, होते तो क्या करते, इस सीन पे क्या करते? मैं ये मानता हूं कि टीएन सेशन होते तो सबसे पहले तो सिस्टम को बैन कर देते, और टीएन सेशन होते तो वो सिस्टम बैन करते या क्या करते, क्या प्रक्रिया होती वो ऐसे नहीं कहता मैं, लेकिन टीएन सेशन अगर होते तो एटलीस्ट विपक्ष की बातों को ईमानदारी से सुनते और उनको समाधान देते और निष्पक्ष चुनाव के लिए वो किसी भी हद तक जाते। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बीजेपी की पार्टी को रद्द कर देते उसका रजिस्ट्रेशन को, कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। ये बातें टीएन सेशन कांग्रेस के समय में ही आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी किसी भी संवैधानिक स्वतंत्र एजेंसी में छेड़छाड़ नहीं करती थी। इसीलिए कांग्रेस के ज़माने में टीएन सेशन हुए। आज के ज़माने में ऐसे चुनाव आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त हैं, एक और लोकपाल, मुझे लगता नहीं है आपके इस कार्यक्रम को सुन के कोई जवाब दे दे कि लोकपाल का नाम क्या है। हर आदमी पहले गूगल करेगा तब बता पाएगा। जिस लोकपाल के लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, वो लोकपाल का नाम आज पूरे देश में मुझे लगता है कि 0.001% लोग ही याद होगा, उनको पता होगा, अन्यथा सारे लोग बिना गूगल किए लोकपाल का नाम नहीं बता पाएंगे। ये बात है। तो ये जितनी एजेंसियां हैं उनको इस सरकार ने, तानाशाह मोदी की सरकार ने पंगु किया है। तो उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए मैं ये मानता हूं कि आज टीएन सेशन जैसे व्यक्ति की हो। लेकिन एक तरफ तो आप ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो तो ये कहे जा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी में ये जो चीज़ें थी वो जलेबी को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया, और राहुल गांधी ने वहाँ पे एक दो रैली की और उनकी बातों में नहीं दम था, विदेश चले गए उस वक्त पर, ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी विदेश गए थे। राहुल गांधी ने तो विजय संकल्प यात्रा भी की। राहुल गांधी की रैली में, जनसभा में, रोड शो जो हुआ उसमें अपार भीड़ थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों में भीड़ नहीं थी। इस वजह से मोदी जी जो विधानसभा में 19 के विधानसभा में 22-23 रैलियां किए थे, इस बार 4 क्यों किए? इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता था कि हरियाणा भाजपा हारने जा रही है, वो ठिकरा उनके सर फूट जाएगा, इसीलिए छोड़ के वो हट गए। पोस्टर देख लीजिए, अभी भी बहुत सारी होर्डिंग्स लगी होंगी। उन होर्डिंग में प्रधानमंत्री जी टॉप में जो 10-12 लोगों की फोटो है, उसमें एक छोटी सी फोटो उनकी भी है। मतलब उनको पहले से ही छिपाया जाने लगा। हारते तो सारा जो जिम्मा है, सारा जो ठीकरा है, वो जेपी नड्डा के सर पे पटक दिया जाता। ये मामला है। तो आप उस बात के लिए राहुल गांधी या कांग्रेस का बतौर कार्यकर्ता, मैं ये मानता हूं कि हर हार की भी जिम्मेदारी राहुल जी और हमारी बराबर है, और हर जीत की भी जिम्मेदारी हम दोनों की। अभी बैठक भी हुई राहुल गांधी की, जो उसमें आंतरिक बैठक में निकल करके बातें सामने आई कि आपसी नेताओं को नहीं बुलाया गया, वहाँ के जो मतलब हरियाणा के लोकल नेता हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा। और आंतरिक अगर मीटिंग हुई और उसका कोई ऑफिशियल अगर रिकॉर्ड नहीं है, तो ये हवाबाजी बीजेपी के लोग हमेशा फैलाते रहते हैं। तो शायद ये संघ और भाजपा कार्यालय से प्रायोजित कार्यक्रम है। अन्यथा हमारे वहाँ तो सभी नेता एकजुट थे। हमारे वहाँ कोई गुटबंदी नहीं थी। मैं आपको बता देता हूँ, खट्टर भी सीएम के दावेदार थे, सैनी तो थे ही दावेदार, राव इंद्रजीत अभी भी जो कर रहे हैं वो देख ही रहे हैं, और उन्होंने खुले मन से कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। अनिल विज, मैं 6 बार का विधायक, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा इस बार। तो ये तो यहाँ 4-4 दावेदार थे। लेकिन है क्या, जो गोदी मीडिया है वो हमेशा से इसी पे बात करेगी। कांग्रेस में गुटबंदी, और वहां तो ताली पिटौल हो रहा है भाई। अनिल विज कहेंगे मैं मुख्यमंत्री, सैनी कहेंगे मैं मुख्यमंत्री, राव इंद्रजीत कहेंगे मैं मुख्यमंत्री, खट्टर कहेंगे मैं मुख्यमंत्री। वहां गुटबाजी नहीं है। चुनाव हार रहे थे,
सिस्टम के दुरुपयोग से, प्रशासनिक दुरुपयोग से, तंत्र के दुरुपयोग से ये चुनाव जीत गए हैं। ये चुनाव के परिणाम को हरियाणा की जनता भी पचा नहीं पा रही है, भाजपा के नेता भी पचा नहीं पा रहे हैं और पूरे देश की जनता इस बात के लिए चिंतित है। जो लोकतंत्र में विश्वास करती है वो ये सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, वो सोच रही है कि क्या इस तानाशाह सरकार में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा, क्या लोकतंत्र बच पाएगा। चर्चा इस पे हो रही है। आपने गुटबाजी की बात कर ही दी है, तो इंद्रजीत राव अभी जैसा कि खबरों में सामने आया कि 8 विधायक 9 विधायक लेकर के जो अहिरवाल खेमा का है उसको अलग हो रहे हैं, ये खबरें सामने आई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया बाद में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस पे सफाई देनी पड़ रही है। क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि हरियाणा में इस गुटबाजी का मुख्यमंत्री बनने में असर पड़ रहा है? दावा बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इस वजह से अब तक वहाँ सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो ये असर ना होता तो मैंने सुना कि 3 बार मुख्यमंत्री की जो ओथ सेरेमनी है वो रद्द हुई है। अभी 17 कह रहे हैं, लेकिन 17 को होगी भी कि नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं राव इंद्रजीत कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं और राव इंद्रजीत कहीं अन्य धड़े में जाके मिल के कहीं मुख्यमंत्री सीधे न बन जाएं, भाजपा को ना पूछें, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री बनने के दावेदार कई थे। मनोज सिन्हा पूजा पाठ करा के लखनऊ पहुंचने वाले थे, तब तक योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं और कहते हैं 150 मुख्यमंत्री विधायकों का हमारे साथ समर्थन है, हमको मुख्यमंत्री बनाओ और नहीं तो मैं अपने से बन जाऊंगा। मजबूरी में फिर उनको बनाना पड़ा और मजबूरी का ही नतीजा है कि आज अमित शाह जी और योगी में तनाव चल रहा है। अमित शाह योगी को निपटाना चाहते हैं, योगी अमित शाह को निपटाना चाहते हैं। और एक भाजपा के कहने की बात नाम नहीं ले सकते, लेकिन एक भाजपा के ऐसे व्यक्ति ने बोला कि योगी ने सिस्टम का दुरुपयोग नहीं होने दिया यूपी में, इस वजह से भाजपा 62 से 37 पे आ गई। तो यही तो मामला है। अब अगर ये हरियाणा में आप देख रहे हैं कि अभी भी अटका हुआ है मामला कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नायब सिंह सैनी नहीं बन पाएंगे ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे अब वो कौन बन पाएगा वो मेरा मामला नहीं है, लेकिन हरियाणा की जनता सोच रही है कि हमारे वोटों पे डाका डाला गया। कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, लेकिन किस तरीके से सिस्टम प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव परिणाम पलट दिए गए और अब देखो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं ये और खींच मची हुई। लेकिन ऐसा स्थिति अगर कांग्रेस की होती इस तरीके से गुटबाजी तो भाजपा उसका फायदा ले लेती, तो क्या कांग्रेस भी फायदा ले सकती है इस चीज में कि अगर अरे मैं कह तो रहा हूँ कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दे दो, अगर मोदी की सरकार न गिर जाए तो जो कहो सो। भाई ईडी सीबीआई के दबाव में ही बहुत सारे नेता इधर उधर हो रहे हैं और बहुत लोग भाजपा में भी मुंह बंद करके चुप पड़े हैं। जैसे ही ईडी सीबीआई को आप तानाशाह के चंगुल से मुक्त करेंगे, वो स्वतंत्र हो जाएं, उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग भाजपा छोड़ के भाग जाएंगे। तो ईडी सीबीआई के बाद तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। बहुत अच्छी सरकार, बहुत मजबूत सरकार जो कह रहे हैं ना, बस ईडी सीबीआई का जो तार है इनके हाथ से मुक्त होना चाहिए। ये दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का। अगर वो जैसे ही छूटा, देखेंगे आप तेलुगु देशम पार्टी गायब हो जाएगी, उधर जेडीयू गायब हो जाएगी, उधर शिंदे गायब हो जाएंगे। इनके जितने सहयोगी हैं, पूरी नॉर्थ ईस्ट की सरकार इनकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब ईडी सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करेगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी जेल जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जब वो जेल जाएंगे तो वो जेल जाना पसंद करेंगे या वो सरकार बचाना पसंद करेंगे और जान बचाना पसंद करेंगे? सवाल यही होता है। भाई डरा कर धमका कर सामाजिक रूप से आप जिसको प्रताड़ित करते हैं, यही अमित शाह कहते थे ना, बुकलेट जारी की थी, विश्व का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हेमंत बिस्वा शर्मा, और उसी भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। और सच्चाई ये है, देखिए भाजपा और कांग्रेस में एक बेसिक अंतर है। कांग्रेस एक ऑल इंडिया लेवल की अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, उसका हर राज्य में संगठन है और वो अखिल भारतीय स्तर पर संगठन को चलाती है। बीजेपी नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, 8-10 प्रदेशों में इसका संगठन है। सरकार के दम पे भले आपने नॉर्थ ईस्ट में भी सरकार बना ली,
दक्षिण में भी कुछ सरकारें आ गई, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर बीजेपी का कोई संगठन है तो वो यही 4, 6, 10 राज्यों में, उसके अलावा इसका कोई हरियाणा में जो आप बता रहे हैं जिस तरीके की स्थिति की जो मुख्यमंत्री बनने को लेकर के आ रही है कि 17 तारीख को सेरेमनी होने वाला है, क्या लगता है बीजेपी स्थिति को नियंत्रण कर लेगी किसी तरीके से? अब बीजेपी नियंत्रण कर लेगी नहीं कर लेगी इस पे तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर चीज़ें खराब हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि सैनी की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि राव इंद्रजीत अगर वैसे खैर वो क्या इतनी हिमाकत दिखा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, लेकिन अगर वो हिमाकत दिखा दिए तो कब पता चला किसी दूसरे दल की सरकार बन जाए। राव इंद्रजीत अगर 8 विधायकों को लेके शिफ्ट हो जाए तो आपको लग रहा है कि सरकार बना पाएंगी भाजपा? ये तो भी 37 और 8 जो बता रहे हैं फिर तो कांग्रेस की सरकार बनने जाएगी। सरकार किसकी बन जाएगी वो मैंने ये बात नहीं कही, मैंने ये कहा क्योंकि कांग्रेस इसमें तो आप ऐसे ही कर रहे हैं ना। कांग्रेस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन राव इंद्रजीत अगर स्वतंत्र रूप से किनारे एक गुट बना लें तो मुझे तो लगता है कि सरकार कहीं और ही चली जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, आप सिस्टम पे यहाँ सवाल उठा रहे हैं, तो महाराष्ट्र पे भी आप लोगों को उठा देना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, वहाँ पे भी तो ऐसे कुछ हो सकता है। देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो विपक्षी दलों के सभी शिकायतों का निस्तारण करे और समाधान करे। हम आज भी इस बात के लिए तैयार हैं। और देखिए, जो सिस्टम पे सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव परिणाम में बहुत सारी शिकायतें आई। लोगों ने कहा कि यूपी में इतनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया, सपा जीत गई, कांग्रेस जीत गई, तो सिस्टम ठीक था। मैं कह रहा हूं कि सिस्टम तब भी हम मानते हैं, हम यूपी में 80 के 80 जीत जाएं तब भी ये मानेंगे कि सिस्टम को हैक किया जा सकता है। सिस्टम जो हैक हो सकता है उसको बैन कर देना चाहिए, हम ये बात कह रहे हैं। क्या ये बात उस तानाशाह मोदी को समझ आती है? क्या ये बात मोदी जी कह सकते हैं कि हम चाहे 543 सीटें जीत जाएं, लेकिन जी जब इस पे लोगों को शक है, इस पे संदेह है, इस पे लोगों को भरोसा नहीं है तो इसको बंद कर दें? मैंने एक बात कही तो कि अगर बीजेपी इतनी ही मजबूत है, इतना ही विकास किया है, मोदी का इतना ही हवा है, मोदी के चेहरे पे इतनी ही मतलब जनता का समर्थन है, तो सिस्टम को बैन करो, मतपत्र से चुनाव कराओ, जीत ही जाओगे ना भाई। तो ये विश्वास मोदी में है क्या कि वो सारी चीजें हटा के मतपत्र से वोट करा दे? नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मतपत्र में जब चुनाव होगा तो जनता का असली मत आएगा, और असली मत जो है इस तानाशाह भ्रष्ट मोदी सरकार के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है। ये वो सरकार है कि जांच नहीं होने देती है। जो भ्रष्टाचार चिल्लाकर इस सत्ता में प्रवेश किया था मोदी ने, आज भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है। एजेंसियों को काबू किया जा रहा है और एजेंसियों को विपक्ष के ऊपर छोड़ा जा रहा है। तो क्या 2048 तक सरकार अब बीजेपी की रहेगी? जिस तरीके से वो तमाम खबरें भी उस टाइम पे आई हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कि 2048 तक बीजेपी रहेगी। नहीं, अब मैंने तो ये खबर नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको एक बात तो जरूर कहता हूँ कि जब हद से कोई चीज गुजर जाती है ना, तो जनता उसको उखाड़ फेंकती है। और अगर ऐसा आगे हुआ, होने की संभावना भी नजर आई, तो जनता दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ, हरियाणा में भी वो हो सकता था, होता। अब जो भी है जनता के मन दौड़ा के पीटा, ऐसी भी खबरें आई, लेकिन उसका कुछ असर तो दिखा नहीं। नहीं दिखेगा। अरे मैं काशी से आता हूँ, वहीं से जीत गई। अरे सुन लीजिए, काशी से मैं आता हूँ, काशी के बगल का एक नगर पालिका है मुगलसराय, भाजपा के सांसद भी वहाँ थे, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ भारत सरकार में इस बार चुनाव हार गए, और विधायक भी 4 के 4 भाजपा के, 3 विधायक भी। और वहाँ नगर पालिका चुनाव हुआ और मतपत्र से हुआ, और प्रशासन का दुरुपयोग शुरू हुआ। और जब प्रशासन का दुरुपयोग शुरू हुआ तो जो भाजपा के सामने जो दावेदार था, जिसको हराने का
प्रयास हो रहा था वो एक किन्नर, और किन्नरों ने सड़कों पे जो तांडव शुरू किया, भाजपाई भाग गए। जब जनता आएगी ना तो इनको जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। तो जनता जब चलती है ना कि गद्दी छोड़ो, जनता आती है, तो बड़े से बड़ा तानाशाह छोड़ के भाग जाता है। इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद ये चौथा राज्य था जहां इन्होंने प्रशासन का भरपूर दुरुपयोग किया, सिस्टम का दुरुपयोग किया। इस बात के लिए अब जनता भी तैयार है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव इनके लिए आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि ये अब वहाँ जब कुछ करेंगे तो देखिएगा जनता अपने रौद्र रूप में आएगी। चलिए, आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल वैभव त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि ये अंतिम बार था हरियाणा का चुनाव जिसमें बीजेपी जीत गई, अब ऐसा नहीं होगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।